कल के क्लास में हमने यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स पढ़े थे, है ना, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो आपने याद कर लिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि आपको लिखने के लिए आएंगे कि पोस्टुलेट लिखो। फिफ्थ पोस्टुलेट लिखने के लिए आता है, एक्सियोम में से लिखा जाता है एग्जाम में कि राइट एनी 2 or 3 यूक्लिड्स एक्सियोम। तो हमको पता होना चाहिए एक्सियोम क्या है और पोस्टुलेट क्या है। एक्सियोम क्या था? सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट। जो भी चीज़ें फैक्ट है, जो फैक्ट है जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके एक्सियोम्स हैं। एंड दे आर यूज्ड स्पेसिफिकली, पोस्टुलेट्स आर यूज्ड स्पेसिफिकली इन ज्योमेट्री। एक्सियोम्स हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, अरिथमेटिक में भी और ज्योमेट्री में भी। तो वो एक्सियोम्स थे। अब आपके पोस्टुलेट्स 5 थे। द फर्स्ट पोस्टुलेट वाज given 2 distinct point, there is a unique line that passes through them। दो distinct point से एक ही लाइन पास होती है। हाँ, 2 पॉइंट है आपके पास P और Q। P से भी इन्फाइनाइट लाइन पास होगी, Q से भी इन्फाइनाइट लाइन पास होगी, पर दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन एक ही होगी। ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकेंड है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम दोनों डायरेक्शन में इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सेंटर लेके, कोई भी रेडियस लेके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, है ना, कितने भी सर्कल बना सकते हो। फिर पोस्टुलेट 4 है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स है सब एक दूसरे के इक्वल है, बिकॉज यू नो दैट ऑल ऑफ देम आर 90 डिग्री। दे आर इक्वल टू वन अनदर मीन्स दे विल ओवरलैप ईच अदर। एक दूसरे को, हम एक को दूसरे पे उठा कर रखेंगे तो वो ओवरलैप कर लेंगे। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट वॉज फिफ्थ पोस्टुलेट। वो क्या कह रहा है? इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, 2 स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल हो गई, मतलब दिस इज अ ट्रांसवर्सल, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, मतलब इन दोनों का सम लेस देन 2 राइट एंगल्स। लेस देन 2 राइट एंगल्स मतलब 180 डिग्री से कम हो। जिधर इन दोनों एंगल्स का सम, जैसे हमने इन दोनों एंगल का सम किया, हमने इन दोनों एंगल का सम किया, जिस साइड ये एंगल्स का सम 180 से कम होगा, तो राइट एंगल से, तो देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, तो हम इन स्ट्रेट लाइन्स को यदि इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करेंगे तो वो उसी तरफ इंटरसेक्ट करेंगी जिस तरफ ये सम 180 से कम है। मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स, 180 डिग्री इज रिटन एज 2 राइट एंगल्स। हाँ, तो आपको क्या पता चल रहा है? यदि आपके पास 2 लाइन हैं, हाँ, और एक ट्रांसवर्सल इस तरह से जारी है, तो यदि इस साइड एंगल्स का सम 180 से ज़्यादा है तो हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये दूर जाती जाएंगी, पर इस साइड यदि सम 180 से कम है, ऑब्वियसली लीनियर पेयर आपको पता है। हाँ, यदि ये इनका, ये वाली एंगल्स का सम 180 से ज़्यादा है तो इसकी लीनियर पेयर का सम विल बी लेस देन 180। हाँ, क्योंकि इधर यदि मान लो ये 100 है तो ये 80 होगा। ये यदि आपका सम 180 से ज़्यादा मतलब इट शुड बी एटलीस्ट 90। ये 90 है तो ये कितना हो गया? दिस इज़ ऑल्सो 90, 90, 90, 180, तो 90 + 80 170। तो इस लाइन को हम इधर एक्सटेंड करेंगे तो आगे जाके इनके बीच का गैप कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एंड दे विल मीट जब हम उनको प्रोड्यूस करते जाएं इनडेफिनेटली। तो ये आपका कंसेप्ट है, ठीक। तो यदि क्या होगा, अब इसी से आपकी कंडीशन निकलती है कि व्हाट विल हैपन यदि हमारा इधर भी सम 180 हो और इस साइड भी सम 180 हो, तो क्या होगा? तो लाइन किस तरफ मीट करेगी? तो आपको पता है, अब लाइन इधर भी मीट नहीं कर सकती, इधर भी मीट नहीं कर सकती, क्योंकि सम वहाँ पे क्या बोला था, जिधर 180 से ज़्यादा है उधर दूर जा रही है, जिधर 180 से कम है उधर पास आ रही है। यदि सम दोनों साइड 180 है, दोनों साइड सम 180 है, तो लाइन ऐसे ही चलती जाएंगी। आप उनको कितना भी एक्सटेंड करो, ना वो दूर जाएंगी ना वो पास आएंगी, उनके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम रहेगा। और इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन, हमारी कंडीशन थी ना लाइंस एंड एंगल्स में कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। ये कंडीशन यहीं से निकली, हाँ, यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट से डेफिनेशन निकल गई आपकी पैरेलल लाइंस की, कि जिस साइड यदि सम 180 ही है एग्जैक्टली, तो दिस लाइंस विल नेवर मीट ईच अदर, कभी भी मिलेंगी ही नहीं, न दूर जाएंगी न पास आएंगी, सेम डिस्टेंस पे पैरेलल ट्रैक्स पे चलती रहेगी, ठीक है। तो बेटा ये एक्सियोम एज इट इज़ लैंग्वेज में याद करना है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, 2 स्ट्रेट लाइन
a straight line falling on two straight line, हो गया ना. If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it, makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. लेस देन टू राइट एंगल्स यहाँ भी आया है, लेस देन टू राइट एंगल्स यहाँ भी आया है. तो इसको इस तरह से ब्रेक कर लो. हाँ, इसकी लैंग्वेज को आप समझ तो गए हो क्या रहा है. अब इसको आप इस तरह से ब्रेक कर लो तो आप जल्दी याद कर पाओगे कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन, makes the interior angles इतना on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. इस तरह से इसको ब्रेक कर लो. डायग्राम दिमाग में फिक्स हो गया कि दो लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन दो लाइन के ऊपर फॉल कर रही है, तो वो दोनों लाइन किधर मिलेंगी, जिधर उनका इंटीरियर एंगल्स का सम साथ में लिया हमने, इंटीरियर एंगल्स का सम, देन द टू लाइन्स इज प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली. ऐसे नहीं मिल जाएगी कि एक लाइन ये एक लाइन ये और एक ये है, तो ये यहाँ पे थोड़ी मिल रही है. हम इनको प्रोड्यूस करेंगे दोनों को, तब जा कर के वो इंटरसेक्ट करेंगे, किसी पॉइंट पर मीट करेंगी ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स. ठीक है, तो ये आपको इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है. ये फिफ्थ पॉस्टुलेट है. अब इसको लोगों ने सोचा, आपने देखा बाकी के चारों बड़े आसान से थे, ये फिफ्थ की लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, पर है तो आसान ये भी. पर बाकी चारों पॉस्टुलेट की कंपेरिजन में ये थोड़ा सा टीडियस है. तो लोगों ने क्या सोचा कि तो थ्योरम है, वी कैन प्रूव दिस, ये चीज़ तो प्रूव हो जाना चाहिए. तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने खूब कोशिश की, बट दे वर नॉट एबल टू प्रूव दिस थ्योरम. इस थ्योरम का प्रूफ आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया. पर इस चक्कर में क्या हुआ, दे मेड अ 4 डायमेंशनल थिंग. उन्होंने एक 4 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोल दी, जिसको हम बोलते हैं नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री. ये भी सब आपकी बुक में लिखा है, अभी हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे. तो आपकी एक नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री डिराइव हो गई इस चक्कर में, टू प्रूव दैट दिस इज़ अ थ्योरम. तो यही बेटा, ये आपकी दो लाइन्स हैं, अ लाइन फॉलिंग ऑन टू लाइन्स. हाँ, अब इंटीरियर एंगल्स का सम 1 and 2 इधर लेस देन 180 है, तो हम इनको इधर प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ मीट कर जाएंगे, और इधर आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. ठीक, तो यही सब इसमें लिखा है, लेफ्ट साइड पे प्रोड्यूस होगा. अ ब्रीफ लुक एट द 5 postulates ब्रिंग टू यू नोटिस दैट postulate 5 इज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन एनी अदर postulate. ये सबसे कॉम्प्लेक्स है. ऑन द अदर एंड postulate 1 through 4 आर सो सिंपल एंड ऑब्वियस दैट दिस आर टेकन एज सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, कि वो तो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, सही है ना, अपने आप ही पता चल रहा है कि सही बात है कि भाई सर्कल किसी भी रेडियस और कहीं भी सेंटर से बना सकते हैं. However, it is not possible to prove them. उनको प्रूव नहीं कर सकते. So these statements are accepted without any proof because of its complexity. The 5th postulate will be given more attention in the next section. इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे. अब आजकल के ज़माने में हम क्या करते हैं, हमने तो पढ़ा डेफिनेशन, उसमें यह था कि एक्सियोम जो है वो सिर्फ आपके कहीं भी यूज़ हो जाते हैं मैथ्स में, पर जो पॉस्टुलेट्स हैं वो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री में अप्लाई होते हैं. पर नाउ डेज आप एक्सियोम और पॉस्टुलेट को एक जैसे ही टर्म में यूज़ कर लेते हो, वर्ब की तरह. ठीक है. When we say let us postulate, we mean let us make some statement based on the observed phenomenon in the universe. Its truth or validity is checked afterwards. If it is true, then it is accepted as a postulate. यदि सच होता है तो हम उसको postulate मान लेते हैं. If a system of axioms is called consistent, if it is impossible to deduce from these axioms a statement that contradicts any axiom or previously proved statement. So when the system of axioms is given, it needs to be ensured that the system is consistent. मतलब वो सही होना चाहिए, उसका contradiction नहीं मिलना चाहिए. यदि हमने कोई axiom दिया कि if equals are added to equals and wholes are equal, तो किसी भी condition में वो बात गलत नहीं साबित होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि consistent है. ठीक है.
तो हमको एक्सियोम्स की कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ती है। आफ्टर यूक्लिड स्टेटेड हिज पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स ही यूज्ड देम टू प्रूव अदर रिजल्ट। जब उसने एक्सियोम बता दिए, पोस्टुलेट बता दिए, तो उसका किया क्या, उसने उनकी हेल्प से दूसरे रिजल्ट्स जो थे ज्योमेट्री के उनको प्रूव किया। देन यूजिंग दिस रिजल्ट्स ही प्रूव सम मोर रिजल्ट्स बाय अप्लाइंग डिडक्टिव रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की हेल्प से उसने और भी बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूव किए। द स्टेटमेंट्स दैट वर प्रूव्ड आर कॉल्ड प्रपोजिशंस आर थ्योरम्स। जिनका प्रूफ बन गया उसको हम थ्योरम कहते हैं जनरली, प्रपोजिशंस भी पढ़ते हैं। यूक्लिड डिड्यूस 465 प्रपोजिशंस in a logical chain using axioms, postulates, definitions and theorems proved earlier। जो उसने शुरू में एक्सियोम यूज बताए, पोस्टुलेट बताए और जो थ्योरम उनकी हेल्प से प्रूव किए, उन सब की हेल्प से आगे के और थ्योरम्स प्रूव करता गया। तो टोटल 465 थ्योरम उसने प्रूव किए हैं यूक्लिड ने। इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स ऑन ज्योमेट्री यू विल बी यूजिंग दिस एक्सियोम्स टू प्रूव सम थ्योरम्स। हाँ, अब हमारा इसका एग्जाम्पल 1 आ गया है। ये क्या कह रहा है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ए बी सी, ए बी सी, ये 3 पॉइंट है आपकी एक लाइन के ऊपर, ए बी एंड सी। अब हमको क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। की ए बी में यदि हम बी सी प्लस कर दें तो ये ए सी बन जाएगा। तो देखो एक्चुअली क्या होगा बेटा, आपको यूक्लिड्स ज्योमेट्री में क्वेश्चन देख के लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सही तो है ना, देख करके आपको ये आ जाएगा कि हाँ ये करेक्ट है। दैट्स व्हाट एक्सियोम्स आर अबाउट, कि भाई ये चीज़ें सही ही होती हैं, गलत नहीं होती बातें। तो पर इनको फिर भी हमको प्रूव करना पड़ेगा, उनका रीजंस लिखना पड़ेगा, है ना, हमको उसका कारण बताना पड़ेगा कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है, तो हम क्यों बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सेइंग दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो बेटा आपको गिवन क्या है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, है ना, ए बी एंड सी लाइज ऑन द लाइन। तो यहाँ पर आपका कौन सा एक्सियोम करेगा, यूज होगा, एक्सियोम ऑफ कोइंसाइड। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। हमने ए बी का पार्ट लेकर के इसके ऊपर रखा और बी सी इसके ऊपर रखा एंड देखा कि ये तो ए सी के इक्वल हो गया। तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, है ना। इन द फिगर गिवन अबव ए सी कोइंसाइड्स, ए सी कोइंसाइड करेगा ए बी प्लस बी सी के। और यूक्लिड का एक्सियोम 4 क्या कह रहा था, थिंग्स दैट कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। सो इट कैन बी डिड्यूस्ड दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी प्लस बी सी ए सी हो गया। तो इसमें हमको सिंपली यही लिखना है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यदि ए बी और बी सी मिला करके ए सी बन गया, मतलब हमने ए बी के बराबर लाइन सेगमेंट लिया, बी सी के बराबर लाइन सेगमेंट लिया, दोनों को उसके ऊपर फिक्स कर दिया कि भाई ये हमारा ए बी और ये हमारा बी सी, और हमने देखा है तो ए सी बन गया। इसका मतलब ये इससे कोइंसाइड कर गया, कोइंसाइड कर गया मतलब आपस में इक्वल है। तो बस यही स्टेटमेंट इसमें लिखना है। नोट दैट इन दिस सोल्यूशन इट हैज़ बीन अज्यूम दैट देयर इज़ अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इसमें हमने अज्यूम कर लिया है कि इन पॉइंट से यूनिक लाइन पास हो रही है। नेक्स्ट स्टेप आपका एग्जाम्पल 2, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। हमको क्या प्रूव करना है कि जैसे हम सर्कल किसी भी सेंटर किसी भी रेडियस से बना सकते थे, ऐसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल भी किसी भी लाइन सेगमेंट पे बना सकते हैं। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सिंपली एक लाइन सेगमेंट ले लिया, सपोज इसका नाम है ए बी। अब हमको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देना है विद दिस लाइन सेगमेंट की जो भी लेंथ है ए बी की। तो हमने क्या किया, हमने कंपास लिया, कंपास को इसके ऊपर रखा ए के ऊपर और इसको इतना बड़ा ओपन किया कि बी के बराबर हो जाए, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, हमने एक आर्क बना दी ऐसे। फिर हमने इसी कंपास को उठा करके बी पे रखा, ए के इक्वल ओपन किया और फिर एक आर्क बना दी। तो ये दोनों जो हैं ये आपके कहाँ पर इंटरसेक्ट कर गए, किसी न किसी पॉइंट पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर गई। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके साथ अब हमने स्केल से दोनों को ज्वाइन कर दिया, है ना। हमने इस पॉइंट से ऐसे एक लाइन बना दी और इधर से भी एक ऐसे लाइन बना देंगे। तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा इधर बन गया,
ये लाइन ऐसे चली गई, ये लाइन ऐसे चली गई, एंड ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये जो रेडियस है आपकी, मान लो ये 5 सेंटीमीटर थी, तो आपने ये जो सर्कल बनाया है इसका, ये सर्कल है तो ये रेडियस भी 5 हुई, और इधर से भी हमने सेम रेडियस लेकर के ये सर्कल ड्रॉ किया है। हाँ, ये वाला सर्कल हमने पूरा ड्रॉ नहीं किया है, हम पूरा ड्रॉ करते तो हमें ज़रूरत नहीं थी, तो ये इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ हो जाता। तो इसका डिस्टेंस भी हर पॉइंट पे क्या होगा, ये सेंटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, तो दिस इज़ ऑल्सो 5। एंड ये सर्कल जो था ये बनाया जो हमने, इसकी रेडियस भी क्या है 5, और ये डिस्टेंस भी क्या था 5। तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? क्योंकि तीनों इक्वल हो गए डिस्टेंसेस, तो दिस इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इज़ हाउ यू विल प्रूव दिस। ठीक, अब इसका बुक में क्या लिखा है देखो, इन द स्टेटमेंट अबाउट लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ इज गिवन से ए बी, कि हमारे पास ए बी है। अब हमने क्या किया, हमारे पास ए बी है तो हमने ए बी के ऊपर, here you need to do some construction using Euclid's postulate 3. You can draw a circle with point A as center and AB as radius. हम कोई भी सेंटर लेके, कोई भी रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने A को सेंटर लेके, AB के इक्वल रेडियस लेके हमने ये वाला सर्कल ड्रॉ कर दिया। पूरा नहीं करना है, आर्क बनानी है। फिर B सेंटर और BA रेडियस लेकर के भी हमने एक सर्कल बना दिया। तो ये दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उससे हमने A को और B को ज्वाइन कर दिया। तो दिस इज हाउ यू गॉट दैट ट्राइंगल, एंड दैट ट्राइंगल इज श्योरली एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सिमिलरली ड्रॉ अनदर सर्कल विथ पॉइंट B एज द सेंटर एंड B एज रेडियस। द टू सर्कल्स मीट एट अ पॉइंट C। दोनों सर्कल कहाँ मीट कर गए? पॉइंट C पर। द टू सर्कल्स मीट एट द पॉइंट C। फिर हमारा सर्कल्स मीट कर गए पॉइंट C पे। तो नाउ अब हमको क्या प्रूव करना है? नाउ ड्रॉ द लाइन सेगमेंट AC एंड BC। हमने ज्वाइन कर दी तो ट्राइंगल बन गया। अब हमको प्रूव करना है कि AB AC BC इक्वल है। तो हमको क्या पता है कि AB AC के इक्वल है। हाँ, AB AC के इक्वल है, क्योंकि हमने ये दोनों पॉइंट इस सर्कल के, ये सेंटर, ये सर्कमफरेंस पे लाई कर रहे हैं। फिर आपका B से देखोगे तो AB और AC भी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो AB BC के इक्वल है और AB AC के इक्वल है। इसका मतलब इनका रीज़न क्या हुआ? रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। तो टू थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो आपका क्या हो गया? AB BC AC इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल ABC क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इज़ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थ्योरम 5.1। इसमें क्या बोल रहा है? टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइन्स हैं तो कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। उनका एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। आपका वो क्या था? फर्स्ट पोस्टुलेट, कि दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है। तो हमको क्या पता है कि भाई यदि एक पॉइंट है तो उससे इनफाइनाइट लाइन्स पास होंगी, दूसरा पॉइंट है उससे भी इनफाइनाइट लाइन्स पास होंगी, पर इन दोनों से पास होने वाली लाइन एक ही होगी। यदि हम ये अज्यूम कर लें कि भाई यहाँ से भी बहुत सारी लाइन जा रही है, यहाँ Q से भी बहुत सारी लाइन जा रही है, तो आपको पता है कि ये आपका, यदि आप ये अज्यूम कर लो कि दो पॉइंट कॉमन वाली एक से ज़्यादा लाइन है, तो क्या हो गया? आपका फर्स्ट पोस्टुलेट का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। एंड पोस्टुलेट्स क्या हैं? वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो हर बार सही है, तो हमारी बात गलत हो जाएगी। तो इसलिए ये नहीं हो सकता। दो पॉइंट से एक स्पेसिफिक लाइन ही जाएगी, एक से ज़्यादा लाइन पास नहीं होगी। तो फॉर द टाइम बीइंग लेट अस सपोज दैट टू लाइन इंटरसेक्ट्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से P एंड Q। सो यू हैव टू लाइन्स पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P एंड Q। हमने क्या माना कि दो पॉइंट है P और Q, इससे पास होने वाली दो लाइन है। हाँ, एक लाइन ये है और एक और लाइन है जो इनसे पास हो रही है। ठीक, तो बट दिस अजम्पशन क्लैशेस विद द एक्सियोम दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। पर हमने क्या बोला था? दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन एक ही होती है। सो द अजम्पशन दैट वी स्टार्टेड विद दैट टू लाइन्स कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज रॉन्ग। हमारा तो एजम्पशन ही गलत हो गया कि इन दो पॉइंट से दो लाइन पास हो रही है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि द टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ये जो हम बात करते हैं ना ऐसे कि हमने मान लिया कि भाई दो पास हो रही है, फिर हमने बोला ये तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गई। दिस इज़ नोन एज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि हम जो हो रहा है
जो प्रूव करना है उसका अपोजिट अज्यूम कर लेते हैं और फिर हम अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं कि तो गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग था, है ना। वॉट एवर वी अज्यूम वॉज रॉन्ग, सो दिस इज नोन एज बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि एक ही पॉइंट उनमें कॉमन होगा। अब नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, और इसके लिए अपना स्टेटमेंट का रीज़न भी दो। तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या एक पॉइंट से एक ही लाइन पास होती है क्या? तो आप एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन बना सकते हो, है ना। ये मैंने तो 3-4 ही बनाई। आप इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो ये आप डायग्राम बना के लिख दोगे कि फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन्स पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट है आपका देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब क्या बोल रहा है कि इनफाइनाइट लाइन्स है जो 2 अलग अलग पॉइंट से पास होती है। तो 2 अलग अलग पॉइंट है यदि P और Q, तो इन दोनों से पास होने वाली लाइन तो आपको पता है कि दैट इज़ अ यूनिक लाइन विच पास थ्रू द 2 पॉइंट्स बाय पोस्टुलेट 1। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो फॉल्स। 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है, एक से ज़्यादा लाइन पास नहीं हो सकती। यदि आपको बोला है कि 2 लाइन पास हो रही है तो दोनों कोइंसाइड करेंगे, दे विल बी द सेम लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। ये तो आपका पॉस्टुलेट ही है कि जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको हम दोनों साइड इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? दिस इज ट्रू। ये कहाँ से आ गया आपका? दिस इज फ्रॉम पॉस्टुलेट। ठीक है, फोर्थ है इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। यदि 2 सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी क्या होगी? इक्वल। यदि आपके पास एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, तो यदि ये इक्वल है तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे? सुपर इम्पोज। आप एक रखोगे आपको दोनों में से एक ही नज़र आएगा। हमने एक को उठा के दूसरे पे रखा है जिसने कोइंसाइड कर लिया, ये नहीं कि छोटे के अंदर वो छुप गया। हाँ, ये दोनों सेम साइज़ के होना चाहिए ताकि ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर लें। तो इसके लिए मेरे पास पता है यहाँ तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि मैं इसकी डायरेक्ट क्लोनिंग कर सकती हूँ। देखो अब ये इसके जैसे ही हमने 2 ले लिए, तो अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये ओवरलैप करेगा एग्जैक्टली। यदि हम छोटा सर्कल ले लेते, देखो हम यदि अलग कलर का एक सर्कल लेते हैं तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि हमने यदि ऐसे रखा तो अब ये रेड दिख रहा है ना ऊपर ब्लू के अलावा, और ये ब्लू के ऊपर रेड रखूँ तो आपका ब्लू छोटा है, गायब हो गया। पर यदि दोनों सेम साइज़ के होंगे तो जैसे अभी हुआ कि इसको इसके ऊपर रखा, इसको हमने इसके ऊपर रखा, दे विल ओवरलैप ईच अदर, एग्जैक्टली ओवरलैप करना चाहिए तब वो कोइंसाइड होंगे। ठीक है, डिलीट। सर्कल के नीचे सर्कल निकलते हैं, है ना। फिर है इन फिगर 5.9 इफ़ ए बी पी क्यू के इक्वल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो क्या ए बी और एक्स वाई इक्वल होंगे? तो यस होंगे। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा। दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ये कहाँ से आया? आपका एक्सियोम से इफ 2 थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे? इक्वल। इफ 2 थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। ये रीज़न लिख करके आप इसका रीज़न लिख दो कि दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स।
आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? तो आपको पता है कि देयर आर अनडिफाइंड टर्म्स, क्या थी? पॉइंट है, लाइन है, और यहाँ पर हमको क्या डिफाइन करना है? पैरेलल, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल, स्क्वायर। तो हमें सब बताना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। तो देयर आर डिफरेंट टर्म्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो हम डेफिनेशन जो लिखेंगे वो हमारी क्या होगी? Yes, we need to have an idea about the terms like point, line, ray, angle, plane, circle and quadrilateral etc. क्योंकि हमें लाइन की बात करनी है, हाँ, और रेडियस ऑफ अ सर्कल, स्क्वायर की बात करनी है। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो हमें एंगल बताना पड़ेगा। फिर आपका प्लेन, प्लेन में बनेगा सर्कल, और क्वाड्रिलेटरल, सर्कल क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये भी हमें बताना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन देनी है पैरेलल लाइंस की। तो आपको पता है कि टू लाइंस एल एंड एम इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल, सेम प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन तो मैंने यहाँ बना दी, एक लाइन यहाँ बना दी, एक लाइन यहाँ बना दी, तो दे विल नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, इफ़ यू कंसिडर दिस हैंड्स एज प्लेन की, एक तो यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल है, कि वर्टिकल, तो पैरेलल थोड़ी होंगी, दोनों सेम प्लेन में होना ज़रूरी है। तो टू लाइन्स एल एम इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल, कब? यदि उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, है ना, दे हैव नो कॉमन पॉइंट एंड वी राइट देम एज एल इज पैरेलल टू एम। यदि उनके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे इक्वल है तभी तो पैरेलल है ना, उनका डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम है, इसीलिए उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। फिर आपकी डेफिनेशन है परपेंडिकुलर लाइंस की। तो अब दो लाइन है आपके पास P एंड Q, और इनके बीच का यदि एंगल 90 डिग्री है, ये भी सेम प्लेन में है, पर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री मतलब राइट एंगल है, तो हम इन लाइंस को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, P इज़ परपेंडिकुलर ऑन Q। Two lines P and Q lying in the same plane are said to be perpendicular if they form a right angle, and we we write them as P is perpendicular to Q. नेक्स्ट हमको किसके बारे में लिखना है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का पार्ट, जो आपकी बहुत बड़ी लाइन है जो जा रही है, जिसका आपको कोई एंड नहीं दिख रहा, उसका थोड़ा सा हिस्सा हम ले लें तो वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इन पॉइंट्स को हमने ए बी बोल दिया, तो हम इसको लाइन सेगमेंट ए बी, और इसके ऊपर इस तरह से, या हम इसको बी ए भी लिख सकते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन सेगमेंट बी ए, दैट इज़ वन एंड सेम थिंग। फिर है इट हैज़ टू, लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग अ डेफिनेट लेंथ। लाइन की तो कोई फिक्स लेंथ नहीं है, पर लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स है। It has two end points. In the figure, a line segment is shown having end points A and B. A और B end point के साथ line segment दिखाया है, उसको हम AB या BA लिख देते हैं। Radius of a circle. The distance from the center. आपका रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है, दैट इज फिक्स्ड। दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल मतलब उसकी सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट है, उसका डिस्टेंस यदि हम सेंटर से मेज़र करें तो इसी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। इन द फिगर P इज़ द सेंटर, P सेंटर ले लिया, Q कोई पॉइंट सर्कल पे ले लिया, तो दिस इज PQ इज रेडियस। आप ये इधर भी ले सकते थे, तो PM भी रेडियस। ठीक है, लास्ट आपका इसमें है स्क्वायर। तो व्हाट इज ए स्क्वायर? अ क्वाड्रिलेटरल in which all the four sides are equal and four angles are right angles। सारे एंगल 90 डिग्री हो और चारों साइड इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। अ क्वाड्रिलेटरल in which all the four angles are right angles and all the four sides are equal is called a square। ये अब आपने एक डायग्राम भी उसका साथ में बना दिया कि PQRS इज अ स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है?
कंसिडर टू पॉस्टुलेट्स गिवन बिलो। अब आपके पास दो पॉस्टुलेट्स हैं, उसमें आपको क्या बोला कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, यदि आपके पास दो अलग अलग पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी, तो एक कोई तीसरा पॉइंट होगा सी जो इनके बीच में हो सकता है। पॉसिबल है ना ये, किसी उनके बीच में कोई पॉइंट आ जाए, दैट इज़ पॉसिबल। फिर बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि भाई ऐसा हो सकता है कि 3 पॉइंट हों जो सेम लाइन में ना हो, तो ए डी बी या सी भी ले सकते हो आप उसको, तो ये भी पॉसिबल है। डू दिस पॉस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, तो भैया पॉइंट, लाइन, प्लेन, ये सब तो अनडिफाइंड टर्म्स हैं, हमने पढ़ा था। आर दिस पॉस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब सही होना चाहिए, जो पॉसिबल है उसका मतलब उसका कॉन्ट्राडिक्शन कभी भी अराइज नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ पॉसिबल ना, कि दो लाइन, एक लाइन है उसके बीच में कोई पॉइंट आ गया दो पॉइंट के बीच में, या आपकी एक लाइन ऐसे और एक पॉइंट यहाँ पर है, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, तो ये कंसिस्टेंट है। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पॉस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड के पॉस्टुलेट से निकले हैं? नहीं, यूक्लिड के पॉस्टुलेट में तो ऐसे हमने कोई बात ही नहीं पढ़ी। तो एक्सप्लेन, पर ये हमारे एक्सियोम से मैच करते हैं। एक्सियोम में हमने ऐसी बातें करी हैं कि पॉइंट उसके बीच में लाया करेगा या बाहर होगा, पर ये पॉस्टुलेट से नहीं आ रहा, ये आपका एक्सियोम से फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे? यस, दिस पॉस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म, कौन सी हो गई? पॉइंट और लाइन। ऑल्सो दिस पॉस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशन। वो दो अलग सिचुएशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है कि दो पॉइंट ए और बी है तो उनके बीच में कोई पॉइंट सी हो सकता है, जबकि दूसरा कह रहा है कि ए और बी कोई पॉइंट है तो सी कोई बाहर हो सकता है कि ए और बी है और सी यहाँ पर है। नॉट लाइंग ऑन द लाइन ए बी। नो, दिस पॉस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड के पॉस्टुलेट से नहीं निकले, जब बल्कि वो एक्सियोम से निकले हैं कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। दो पॉइंट से एक लाइन पास होती है ना। ये आपका यहाँ से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, है ना। अभी तक जो हमने किए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी कभी दे देते हैं स्कूल में। पर ये जो क्वेश्चन है ये दिस इज़ वेरी एग्जाम फॉर एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, यदि कोई पॉइंट सी ए और बी के बीच में है, किस तरह से कि ए सी एंड बी सी आर इक्वल, तो प्रूफ क्या करना है कि ए सी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। तो गिवन क्या है हमको कि ए सी बी सी के इक्वल है। ए सी लाइज इन बिटवीन ए एंड बी एंड ए सी बी सी के इक्वल है। टू प्रूव व्हाट यू वांट टू प्रूव कि ए सी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, और बोला है कि एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। तो ये आपने ड्रॉ कर दिया फिगर, ये पॉइंट्स बना दिए ए बी सी। अब आप देखो कि आपका प्रूफ में क्या आ जाएगा। देखो सिंपल होता है तरीका, ए सी बी सी के इक्वल है। ए सी बी सी के इक्वल है, मैं दोनों में ए सी ऐड कर दूँ तो कोई दिक्कत है? दोनों आपस में इक्वल है एंड इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स एंड होल्स आर इक्वल। तो हमने ए सी प्लस ए सी किया और इधर भी बी सी प्लस ए सी कर दिया। हाँ, रीज़न क्या हो गया? इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स when होल्स आर इक्वल। यदि हमने इक्वल चीज़ में इक्वल जोड़ दिया तो जो आएगा वो भी इक्वल होगा। पर अब आप देखो ए सी प्लस ए सी को क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ए सी। और डायग्राम में देखो ए सी प्लस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, ये ए सी प्लस बी सी इज़ ए बी, क्योंकि कोइंसाइड करेगा तो हमने इसको लिख दिया ए बी। तो रीज़न क्या हो गया? थिंग्स विच कोइंसाइड विथ सेम थिंग, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ सेम थिंग आर इक्वल। बी सी प्लस ए सी ए बी से कोइंसाइड हो रहा है तो वो ए बी के इक्वल है। अब ये 2 टाइम्स ए सी ए बी के इक्वल है, मुझे लाना क्या? ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो मैं इसको 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दूँ तो 2 ए सी अपॉन 2 इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये 2 कैंसिल हो गए तो आपका क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज ए सी
इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसका रीज़न क्या हुआ, हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। ये भी आपका एक्सियोम है, दो चीज़ें इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, हाफ्स ऑफ इक्वल्स। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमने हैंस प्रूव लिख दिया। तो सिंपल सा था कि ए सी बी सी के इक्वल है, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। तो एक्चुअली आप समझिए कि ये दोनों पार्ट यदि इक्वल है तो सी क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो हम मिड पॉइंट को ऐसा लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। लिख सकते हैं, कैसे लिखा कि ए सी और बी सी इक्वल है, हमने दोनों में ए सी ऐड कर दिया। यदि हमको बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी लाना होता तो हम दोनों में बी सी ऐड करते। ठीक, तो ए सी ऐड किया तो 2AC हो गया इधर, और AC प्लस BC को इनसाइड करके क्या बन गया, AB। तो 2AC इक्वल टू AB, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया तो AC की वैल्यू हाफ ऑफ AB के इक्वल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट। ये मैंने आपको बताया अभी कि इन क्वेश्चन 4 C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब हमको क्या प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है एंड वी वांट टू प्रूव कि इसमें जो मिड पॉइंट है वो एक ही है। तो हमने ले लिया कि ए सी का मिड पॉइंट है बी। हाँ, गिवन क्या हो गया कि B इज मिड पॉइंट ऑफ C, मतलब AB एंड BC आर इक्वल। और आपको पता है AB BC इक्वल है तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। कैसे प्रूव करना है, यू नो। अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं कि B इज़ द ओनली मिड पॉइंट। B इज़ ओनली मिड पॉइंट, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर एक से ज़्यादा मिड पॉइंट हो, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ भी कोई एक मिड पॉइंट हो कि ये डी है मिड पॉइंट है, इधर ई है ये मिड पॉइंट है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है कि एक ही मिड पॉइंट होगा। किसी भी लाइन का हाफ करोगे तो मिड पॉइंट एक ही आएगा। तो अब बेटा हमने यहाँ पर क्या करी, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। क्या कंस्ट्रक्शन कर दी, हमने एक और मिड पॉइंट ले लिया। हमने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया सपोज बी डैश। लेट बी डैश इज बी ऑल्सो मिड पॉइंट। हमने मान लिया कि बी के अलावा बी डैश भी कोई मिड पॉइंट है ए सी का। ठीक, हमने ये अज्यूम कर लिया। तो अब क्या होगा, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि बी डैश इसका मिड पॉइंट है। तो आपको पता है कि बी डैश मिड पॉइंट है, इसका मतलब प्रूफ में क्या हो जाएगा आपका कि ए बी डैश बी डैश सी के इक्वल है। अब दोनों में यदि हमने ए बी बी डैश सी ऐड कर दिया तो ए बी डैश प्लस बी डैश सी इक्वल टू बी डैश सी प्लस बी डैश सी होगा। रीज़न, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स वाला एक्सियोम। इधर ऐड किया तो ए बी डैश प्लस बी डैश सी क्या बन जाएगा, ए सी, और बी डैश सी क्या हो गया 2 टाइम्स बी डैश सी। तो ए सी 2 टाइम्स बी डैश सी के इक्वल है। और तो हम इसको फिर 2 से डिवाइड कर दें तो दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल हो गया, बी डैश सी के। हाफ ऑफ ए सी बी डैश सी के इक्वल है, पर हाफ ऑफ ए सी बी सी के भी इक्वल है। तो हमने इसको दे दिया फर्स्ट, इसको कंडीशन को दे दिया सेकेंड। अब हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो गया, ये दोनों हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, बी सी भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, बी डैश सी भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। तो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। 2 थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो 1 और 2 से आपका क्या आ गया कि बी सी बी डैश सी के इक्वल है ना। 2 थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के बराबर हो गए। तो बी सी और बी डैश सी इक्वल है। अब मैं इसको इधर ले आऊँ या उसको उधर ले जाऊँ तो बी सी माइनस बी डैश सी की वैल्यू क्या हो गई, 0।
तो बी सी माइनस बी डैश सी 0 है। डायग्राम में देखें, बी सी ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और बी डैश सी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सी पॉइंट फिक्स है और इन दोनों का डिफरेंस 0 है। मतलब कब होगा? जब बी और बी डैश सेम पॉइंट हो, अलग अलग पॉइंट ही ना हो। ये तभी पॉसिबल है। बी सी बी डैश सी इक्वल है, इसका मतलब बी एंड बी डैश शुड कोइंसाइड विथ ईच अदर। दोनों कोइंसाइड कर गए, मतलब एक ही मिड पॉइंट होगा, दूसरा नहीं है ना। तो हम लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल only when B and B dash coincide, है ना। इसका मतलब लाइन हैज, दिस इम्प्लाइज B and B dash आर सेम पॉइंट, वो एक ही पॉइंट है। कोइंसाइड कर गए मतलब अलग अलग है ही नहीं, वो एक ही पॉइंट है। B और B dash कोइंसाइड हो गए, दे आर सेम पॉइंट, दिस इम्प्लाइज लाइन हैज वन यूनिक मिड पॉइंट। लैंग्वेज में क्या लिखा था क्वेश्चन में? एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो आप बस ये लिख दो, फॉर एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेना, बाकी तो सिंपल है कंसेप्ट, पर ये लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सी ए डी के बी डी के इक्वल है, इफ ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। आपको क्या दिया है? ए सी बी डी के इक्वल है, ए सी और बी डी इक्वल है, ये हमको गिवन है। टू प्रूव व्हाट वी वांट टू प्रूव कि ए बी सी डी के इक्वल है। तो आप देखो डायग्राम में क्या हो रहा है कि ये ए सी ये है, हाँ, और बी डी ये है। तो ये वाला पोर्शन जो है दोनों में कॉमन है, तो हम दोनों में से माइनस कर दें। तो हम प्रूफ में क्या करेंगे? हम या तो हम ऐसे लिख दें कि ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। ए सी कैन बी रिटन एज ए बी प्लस बी सी, एंड बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी कैन बी रिटन एज बी सी प्लस सी डी या सी डी प्लस बी सी, है ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो हम इसकी जगह ये लिख दें, तो ए बी की जगह पे ये फर्स्ट, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो अब हम इसको लें फ्रॉम 1 2 3, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपका क्या आ जाएगा? ए सी की जगह वी विल राइट ए बी प्लस बी सी, दिस इज इक्वल टू बी डी, बी डी इज सी डी प्लस बी सी। हमने क्यों इक्वेट कर दिया? क्योंकि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पर ब्रैकेट में एक्सियोम मेंशन करना, हाँ, कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कि ए सी ए बी प्लस बी सी के इक्वल है और ए सी बी डी के इक्वल है, तो ए सी की जगह ए बी प्लस बी सी लिख सकती हूँ। बी डी ए सी के इक्वल है और बी डी इसके इक्वल है, तो इसकी जगह बी डी की जगह ये लिख सकते हैं। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है? दोनों तरफ बी सी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। ये क्यों हो गया? इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। इक्वल्स के लिए भी मैंने सिंबल लगा दिया, आप लिखिए प्रॉपर। और ये आपका ए बी इक्वल टू सी डी आ गया। रीज़न लास्ट में क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ? कि एक्सियोम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना है? नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पॉस्टुलेट। क्वेश्चन फिफ्थ पॉस्टुलेट के बारे में नहीं है, एक्सियोम फिफ्थ के बारे में है। तो एक्सियोम फिफ्थ आपका क्या था कि एक्सियोम फिफ्थ जो था वो पार्ट इज ग्रेटर देन होल, है ना। आई थिंक यही था एक्सियोम फिफ्थ, पार्ट इज ग्रेटर देन होल। यदि ये हमारा एक्सियोम फिफ्थ है, ये रहा, नहीं तो डेफिनेशंस है। इसके बाद वाले में एक्सियोम्स थे, एक्सियोम फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। हाँ, ये आपका एक्सियोम फिफ्थ है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है? क्योंकि हम यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं ये बात सही होगी ना, दिस विल बी ऑलवेज ट्रू।
आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, दिस विल बी ऑलवेज अ ट्रू फैक्ट, सो दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 फिनिश। कल मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।